हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को। जी हां, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीएससी की कर रहे हो, ओलंपियाड की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, नीट फाउंडेशन की कर रहे हो, अगर आप ये सभी कोर्सेस में से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं हो, तो आपके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो बेसिक, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर आधारित होती हैं। इसीलिए तो इनको फाउंडेशन क्लासेस कही जाती है, इनको बेस क्लासेस कही जाती है। तो यहां पर हम जैसा कि देख रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को। इसी सिलसिले में इस सेगमेंट में हम देखेंगे हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल को। तो भाई इसके जैसे कि पूर्वार्ध में हम एमसीक्यूज और लघु उत्तरीय कवर कर चुके हैं, अब बारी दीर्घ उत्तरीय की है। तो दीर्घ उत्तरीय देखिएगा, ये कंप्लीटली बेस्ड होगा हमारे लघु उत्तरीय और जो एमसीक्यूज होते हैं उन पे, क्योंकि एमसीक्यूज में मैक्सिमम क्वेश्चंस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, सारे ही की कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपसे की कॉन्सेप्ट्स को पूछ लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव वे में। अब इन सभी को समराइज करके, मगअप करके बनता है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए ना शुरू करते हैं जरा इसको और देखते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट क्वेश्चंस जो इनिशियली हमारे पास थी 19 क्वेश्चन, वो एमसीक्यूज थी। 19 ऑनवर्ड्स 24 तक हमारे पास लघु उत्तरीय। अब इसकी हम बात करें दीर्घ उत्तरीय की। तो दीर्घ उत्तरीय में हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की संरचना तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। हम पास एवं दूर दोनों की वस्तुओं को देखने के योग्य कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझे, तो सबसे फर्स्ट हमको देखना है कि मानव नेत्र की संरचना क्या है। क्योंकि मानव नेत्र में हमें पता है कि यह प्रकाश के लिए एक सुग्राही अंग है। हमारे नेत्र द्वारा ही किसी भी प्रकाश को सेंस किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है किसी वस्तु को। तो प्रकाश ऊर्जा के लिए सुग्राही जो हमारी बॉडी पार्ट का एक अंग है, वो है हमारे नेत्र, हमारी आंखें। और एक इसी के अंदर क्वेश्चन है कि भाई ये आंखों के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट है, कैसे इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है कि वो पास की वस्तु को देख ले और दूर की वस्तु को। जैसे आप सभी ने कैमरे चलाए भाई, फोन से अलग से कैमरेज, जब आप फोटोज क्लिक करते हैं तब आपने देखा होगा कि आप उसमें जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन होते हैं। मतलब दूर रखी वस्तु है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा जूम करना पड़ता है, और जूम आउट करके अगर कोई पास रखी वस्तु है उसको देख सकते हैं। तो कैमरे में आपने देखा है कि उसके सामने की जो लेंस है वो खुलती हुई आगे चली जाती है और कसती हुई अपने वापस आ जाती है। मतलब लेंस इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। हमारी आंखों में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आगे आगे आंखें एडजस्ट कर लिया अपने आप को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर आखिर कौन सी ऐसी चीज है कि हमारी आंखें भी इसी तरीके से पास रखे और दूर रखे, दोनों ही वस्तुओं के लिए ऑटोमेटिकली संयोजित हो जाती है? भाई हमारी आंखें ऑटो एडजस्टेबल है, ऐसा तो नहीं है कि दूर रखी चीजें देखनी है तो कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं जरा इन दोनों ही टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे मानव नेत्र को। हमारा मानव नेत्र का एक स्ट्रक्चर यहां पर गिवन है। ये हमारी है मानव नेत्र, जहां पर इसके कुछ भाग की बात करते हैं और उनके कार्य की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि मानव नेत्र की संरचना तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो मानव नेत्र एक गोलाकार है ना, एक गोला है, बेसिकली गोलीय आकार का है। इसमें सबसे बाहर की तरफ, यहां पे ये सबसे बाहर की तरफ एक लेयर लगी है। इस लेयर को कहते हैं हम स्वच्छ मंडल। यह हमारी आंख में सबसे बाहर का हिस्सा है, जहां पर सबसे पहले प्रकाश किरण आकर के पड़ती है, और मैक्सिममली उस प्रकाश किरण को अपवर्तित करने का जो काम करता है वो ये जो सबसे बाहर जो लेयर लगी है, स्वच्छ मंडल जो सबसे बाहर लगा है, यही मैक्सिमम अपवर्तन करा देता है। ठीक है, मेजर अपवर्तन इससे हो जाती है, यही सबसे बाहर की लेयर होती है। और एक चीज, ये एक
इस तरीके की स्ट्रक्चर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं है। मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसको हर बार एक लिक्विड से वाइप करना पड़ता है। हमारी पलकें झपकती है तो क्या करती है भाई, अपने साथ एक लिक्विड की लेयर ले आती है और उस लिक्विड की लेयर को इस स्वच्छ मंडल के ऊपर से चढ़ाते हुए वापस हो जाती है। वाइपर टाइप बिल्कुल क्लीनिंग का भी काम करती है। अगर पलके झपकते हैं तो वो क्लीनिंग भी हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है भाई, तो उस लेंस को लिक्विडिफाई भी कर रहा है। अगर ऐसे आंखें बहुत देर तक ऐसे करके रख जाएं तो वो लेयर जो है ये बाहर की जो स्वच्छ मंडल है सूख जाएगी और आंख में डिफेक्ट आ जाएगा भाई। इसीलिए कहते हैं कि आंखों को बहुत जोर से नहीं मसलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्वच्छ मंडल है ये कोई ऐसा टफ मटेरियल नहीं है जैसे कि आपके बोन्स हो गए, वैसा ऐसा कोई टफ मटेरियल नहीं है, बहुत ही लूज मटेरियल है वो। तो इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे ऊपर में क्या लगी है भाई, पलके लगी है जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है एंड उसको वाइप अप करती है, जिसके कारण उसके ऊपर एक लिक्विड की लेयर चल जाती है और स्वच्छ मंडल ही जिम्मेदार है सबसे पहले प्रकाश को आमंत्रित करने के लिए एंड उनको अपवर्तित करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे भाई। तो इसके जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो फिर हमको देखने को मिलता है यहां पे एक ये वाले हिस्से की मैं बात करता हूं। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये जल द्रव है, ये एक तरीके के लिक्विड है, मतलब लिक्विड जैसा है, जेली जैसी लिक्विड है ऐसा समझ सकते हैं। इसके अंदर से ये लाइट बीम एंटर होती है। इसके बाद कुछ मेजर चीजें आती हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारी आंख में पाई जाती है जो आई लेंस, उसको होल्ड किया हुआ है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसने किसको होल्ड किया भाई, तो इसने होल्ड किया हुआ है यहां पे बने इस आई लेंस को। यहां पे भाई ये हमारी आई लेंस है, इसको इसने क्या किया हुआ है, इसने होल्ड किया हुआ है। अब हमारी जो लेंस होती है वो क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टल्स जैसी बनी हुई है, जेली जैसी बनी है, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी बनी है हमारी क्या, लेंस। अब एक बात ये समझ में आती है कि इसको होल्ड करने वाला क्या कहलाएगा, तो इसको कहते हैं हम पक्षमाभी पेशियां, सिलरी मसल्स कहलाती हैं जिसने इसको होल्ड किया। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, ये ऐसा लाइक आप ऐसा सपोज कीजिए एक एग लूं और उस एग को ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे दोनों हाथ को करके मैं इसके बीच में उस एग को फंसा देता हूं, तो ऐसा ही कुछ है। ये एक जैसा आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हमारी आई की जो मेन लेंस है वो है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है और इसके ऊपर लगा ये पक्षमाभी पेशिया जिसको हम सिलरी मसल करें वो ऐसा होल्ड करके रखा हुआ। एंड जो ये सिलरी मसल्स के आगे कैसा ये शटर है, कैसा शटर है भाई, ये जो दिख रहा है आपको यहां पे, यहां से लेकर के सी ये जो सेगमेंट दिख रहा है यहां से यहां तक के बीच का ये वाला सेगमेंट, ये शटर है। शटर क्या होती है भाई, तो शटर ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इतना सा, ये जो हिस्सा है ये गैप है, खाली जगह है, इसको हम कहते हैं पुतली। यही वो जगह है जहां से ये जो है सेगमेंट, जहां से हमारी जो प्रकाश किरणें होंगी वो प्रकाश किरणें एंटर करती है हमारी आई लेंस पर। ये यहीं से प्रकाश किरण हमारी आई लेंस पे जाकर के घुसेगी भाई। तो मतलब एक चीज समझ में आता है, यहां से यहां तक का जो गेट बना हुआ है हमारी पक्षमाभी पेशियों का, वो इससे जुड़ी हुई जो मेरी परितारिका है, ये परितारिका एज अ शटर के रूप में काम करती है, जो ये डिसाइड करती है कि इसके अंदर कितनी लाइट बीम को चले जाना चाहिए और कितने लाइट बीम को नहीं जाना चाहिए। इस बात को ये डिसाइड करती है। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे लाइट बीम एंटर तो कर गई, यहां हमारे पास क्रिस्टलीय लेंस आ गया, तो अब ये लाइट बीम किससे पास होगी भाई, उस क्रिस्टलीय लेंस से पास हो जाएगी। जब ये लाइट बीम इस क्रिस्टलीय लेंस से पास होगी तो पास होने के बाद जितना बचा खुचा अब अपवर्तन होना है वो इससे अपवर्तित हो जाएगी एंड फाइनली ये लाइट बीम पहुंच जाती है कहां, तो ये लाइट बीम जाकर के पहुंच जाती है पीछे रेटिना पे, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, जिसको स्क्रीन समझ लीजिए, जहां पर इमेज फॉर्म होना है, जहां पर इमेज बनना है। लेकिन इस आई बॉल के अंदर भरा होता है हमारा कचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। ये पूरे आईज के अंदर ये लिक्विड भरी हुई है। ये कई तरीके से काम आती है। पहला तो ये कि इस मीडियम में वो ट्रैवल होके जाता है तो अपवर्तित होती है वहां पे लाइट बीम। दूसरा, हमारी आई बॉल को स्ट्रक्चर देने का, उसको गोल बनाए रखने के लिए भी ये अंदर भरा हुआ लिक्विड जिम्मेदार है।
अब इसके जरिए दृष्टि पटल पे पहुंचे तो दृष्टि पटल की भी अलग से हम बात कर लें तो दृष्टि पटल जनरली कंसीडर करता है दो तरीके के सेल्स को। एक होती है वहां पे रॉड्स और एक होती है कोन्स, जो कि डिसाइड करती हैं कि भाई उसके अंदर जो प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, वहां पे बनने वाले इमेज का रंग कैसा होगा। तो रंग और तीव्रता को सेंस करने के लिए यहां पे जो सेल्स बने होते हैं वो ऐसे कोन्स और सिलेंडर्स के फॉर्म में होते हैं, रॉड्स के फॉर्म में होते हैं। चूंकि ये दृष्टि पटल ये पूरा एक तरीके से समझेंगे तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये लिक्विड है, इस लिक्विड के बाद ये जेली जैसा ही है वो भी, और उसके पीछे इसके पीछे पूरी नसों का जाल है, बहुत ही बारीक बारीक सी नसें हैं उसके अंदर, और इन सभी का कनेक्शन है, ये सभी कनेक्ट होकर के यहां से चली जाती है, जिसको कहते हैं हम दिक् तंत्रिका, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मुख्य रूप से बेसिकली कार्य है कि यहां पर जो भी सिग्नल्स मिलेगा, मतलब यहां पे प्रकाश की किरणें पड़ी, प्रकाश की किरणें किस पे पड़ी हैं, रॉड्स और कोन्स पे। रॉड्स और कोन्स पे पड़ने के बाद ये उनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, और वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस दिक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व के जरिए पहुंचती है हमारे ब्रेन में। फिर ब्रेन उसको ऑपरेट करता है और इमेज का देखा जाने की एक पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो यहां से वो चली गई ब्रेन में, ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के पास में जो सिग्नल पहुंचते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज पहुंचती है, फिर ब्रेन उसको मॉडिफाई करके उसको सीधा करता है और हमको वो ऑब्जेक्ट सीधा अपीयर होता है। ठीक है, ये पूरी कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद हमको कोई भी चीज दिखलाई पड़ती है भाई। तो मतलब आपको आंख का स्ट्रक्चर एंड उसकी कार्यविधि समझ में आ चुकी है। चलिए एक बार आंसर रीड करते हैं एंड बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कि कैसे सुयोग्य बनती है हमारी आंखें कि पास की भी चीज को देख ले और दूर की भी चीज को देख ले। ठीक, चलिए। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी द्वारा देख पाते हैं। इसमें क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें बात कर ली भाई, तो हमने कही कि यही हमारे एक अंग है जो प्रकाश के लिए सुग्राही है, सेंसिबल है, लाइट के लिए एकमात्र अंग है, जिसकी वजह से हम जो भी रंग बिरंगी चीजें अपने आसपास में देख पाते हैं उसका मुख्य रूप से कारण हमारी आंखें ही हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये रहा वो क्रिस्टलीय लेंस। प्रकाश सुग्राही पर्दा जिससे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ये रही वो रेटिना जहां पर जाकर के ये प्रकाश अपनी इमेज को फॉर्म कराता है, जिसको एज अ स्क्रीन कह सकते हैं आप। इस पर प्रतिबिंब बनता है। एक प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ये पतली झिल्ली ये रही जो स्वच्छ मंडल है, जो सबसे बाहर की लेयर, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसको लिक्विडिफाई किए जाते हैं हम हर बार ही। इसके बाद इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। देखिए सबसे पहले यहां से पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगी, ये पहुंचती है कॉर्निया पे। ठीक है ना, तो यहां से जो हमारा कॉर्निया मतलब जो स्वच्छ मंडल है, यहां से पहुंचने के बाद ये हमारी पुतली के जरिए एंटर होती है हमारी लेंस पे। तो मतलब कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतले के साइज को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य रूप से क्या कार्य है भाई, तो ये जो पुतली का साइज है, मतलब ये जो शटर जिसकी मैं बात कर रहा था कि कितनी प्रकाश अंदर जाएगी नहीं जाएगी, इसको कौन एडजस्ट करता है भाई, तो इसको एडजस्ट करने वाला एलिमेंट है हमारी परितारिका। ये जो शटर के रूप में कार्य करती है। कैसे, थोड़ी सी मैं और इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको ज्ञात होगा कि जब कभी हम धूप में जाते हैं छाए से अचानक, तो आपको है ना आंखें ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज बहुत चमक रही है, चुभ रही है धूप। कारण क्योंकि जब हम अंधेरे में थे, जहां पे लाइट कम थी, छाए में थे, जब हमारे पास लाइट कम थी, तो हमारी ये जो बीच की ये जो गैपिंग है जहां से प्रकाश जाने देना है, ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के कारण क्या होगा, ज्यादा लाइट बीम उसके अंदर एंटर होगी। ज्यादा लाइट बीम एंटर होगी तब जाकर के एक इमेज फॉर्म करा पाएंगे। इसके विपरीत जब हम सूर्य की रोशनी में धूप में चले जाएं तो वहां पे क्या होगा भाई, तो आंखें आपकी ये शटर ज्यादा ओपन हुआ पड़ा है, यहां से ज्यादा लाइट बीम आ रही है और लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। धूप में है ना, तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि भैया वो चुभेंगी। क्यों, क्योंकि वहां तो कम रोशनी भी आती तो मेरे को इमेज बन जाती, तो आंखें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती हैं और वहां पे क्या होने लगता है भाई, कम लाइट बीम के आने से भी वो इमेज बन जाती है, मतलब कोई भी चीज हमको साफ साफ दिखाई पड़ती है।
ठीक विपरीत जब धूप से अंधेरे में आते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो गैपिंग्स है ये कम हो गई हैं। ये जो गैपिंग्स है यहां पे, ये गैपिंग्स वहां पे कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि धूप में तो थोड़ी सी भी लाइट आ रही, इमेज बन गई। अब छाए में आ रहे हैं तो वो ऐसी छोटी आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो क्या करनी पड़ती है भाई? तो आंखें ऐसी बड़ी करनी पड़ती है, या फिर ऐसा 2-4 बार आंख बंद चालू करते हैं, तब जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे गैप ज्यादा मिल जाता है तो ज्यादा लाइट में एंटर होने की वजह से दिखने लगता है। सीधा सिंपल सी बात है, जैसी आपको खूब रोशनी मिलती है आपकी आंखें ऐसी हो जाती है। क्यों कर लेते भाई ऐसी छोटी? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी मेरी ये जो परितारिका है वो अपने आप को एडजस्ट करे और पुतली के पास जो लाइट बीम जाना है उसको कम कर दे, इसीलिए उसको सपोर्ट करते। और जैसी छाया में आते हैं आंखें ऐसी बड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जल्दी खुल जाए और हमको दिखे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में। तो जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो हमने बात करी कि लेंस से बनने वाला जो यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है भाई? तो उल्टा बनता है। ये देखिए इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, चूंकि ये जो लेंस है ये एक उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, और उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है भाई? उल्टा। सीधा तो एक ही केस में बनता है जब इधर ही बने जिधर वस्तु है, तो ये तो संभव नहीं है हमारे लेंस के दूसरी तरफ ही बनता है, तो मतलब ये कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा। ये जो बना है इमेज, ये इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। चाहे वो दूर रखी हो तो भी, पास रखी हो ऑब्जेक्ट तो भी, कैसी बनेगी प्रतिबिंब भाई? तो उल्टी बनेगी। तो ब्रेन इसको क्या करता है भाई? प्रोसेस करता है और इस इमेज को सीधा कर देता है, इसलिए हमको सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं कि समायोजन कैसे होता है। जो हमारे लेंस ऑटोमेटिकली, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली ऐसे कैसे कर लेती है कि पास की वस्तु को भी दिखाती है, दूर की वस्तु को भी दिखाती है, दोनों के लिए अपने आप को फोकसित कैसे किया? तो देखिए आप अगर यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये लेंस पतला दिख रहा है, कब? जब वस्तु दूर रखी है। और वही लेंस यहां पे आपको मोटा दिख रहा है, कब? जब वस्तु पास में रखी है। अर्थात ये जो सिलरी मसल्स हैं यहां पे जो इसको हैंग किया है इसमें लेंस को, ये सिलरी मसल्स का पूरा कमाल है कि जब कभी लेंस को मोटा करना होता है, मतलब वस्तु पास में रखिए, तो ये इसको ऐसा प्रेस कर देती है, दबा देती है। इस लेंस को क्या कर दूं? प्रेस कर दूं, तो ये दब जाएगी और दबने के कारण इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ेगी मतलब अपवर्तनांक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसके कारण पास रखी वस्तु को भी वो अपवर्तित करा देगा फोकस पे। किंतु जब दूर चली जाए वस्तु तो इस लेंस को क्या करेगा? वो खींच के स्ट्रेच करके पतला कर देता है। कौन भाई? तो जो हमारी सिलरी मसल से पक्षमाभी पेशियां। तो जब वो पतला हो गया तो यहां पे अपवर्तन कम हो जाता है और इजीली उसकी इमेज जो है वो जाके रेटिना पे बन जाती है, वहां पे फोकसित हो जाती है। सिंपल है। तो मतलब हमारी आंख में ये जो सिलरी मसल्स है वो काम करते हैं इस लेंस को कंट्रैक्ट करने के या फिर इलोंगेट करने के, और इन्हीं दोनों के कारण हमारी आंखें समायोजित कर लेती है, पास के वस्तु के लिए भी फोकस और दूर के वस्तु के लिए भी फोकस। तो देखिए एक बार देखते हैं कि ये समंजन क्षमता क्या होता है। तो समंजन क्षमता मतलब अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। भाई ये फोकस दूरी समायोजित हो रही है ना, दूर वस्तु रखा तब भी फोकस वहीं पे, पास वस्तु रखा तो भी फोकस वहीं पे, समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इस फोकस दूरी में भी परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक चीज समझेंगे, जब ये तो स्वस्थ आंखों के लिए हो गया, ऐसे समंजन हो गया, लेकिन यहां पे अगर नेत्र की दूरी मतलब रेटिना और इसके बीच की दूरी कहीं पे भी कम ज्यादा हो जाए, हो जाती है भाई। ये जो आईबॉल है, इसके पीछे एक छोटी सी लॉजिक, ये जो आईबॉल है ये बचपन के समय जितना बड़ा होता है एट द फाइनल एंड ऑफ द एज ये उतना ही बड़ा होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे आपके फिंगर्स है बढ़ते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आपके बॉडी शेप सब कुछ क्या होता है भाई, एज के साथ साथ धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन आंखें नहीं बदलती। ये जो आईबॉल होता है इसका जो साइज बचपन में होता है यही रह जाता है फाइनल तक, आईबॉल की साइज चेंज नहीं होती, इसका ग्रोथ नहीं होता। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि बड़े होते जा रहे हो तो आईबॉल भी बड़ी होती जा रही है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखें बड़ी दिखती हैं। रीजन क्योंकि उनकी बॉडी शेप तो छोटी है लेकिन आंखें उतनी ही बड़ी है जितनी उसको है ना आज से 20 साल बाद होने वाली है या 40 साल बाद होने वाली। किंतु कुछ कारणों से ये इसमें डिफेक्ट आ जाता है और ये इलोंगेट हो जाती है। मतलब ये क्या होगा, ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, आंखों में दिक्कत आने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इलोंगेट हो जाएगी
और ये फोकस पॉइंट चेंज हो जाता है। अब ये कंप्रेस हो गई, ये बाहर चला गया तो क्या होगा, फोकस पॉइंट चेंज हो जाएगा। जब इसका फोकस पॉइंट चेंज हो जाएगा तो क्या होगा भाई, तो फोकस पॉइंट के चेंज होने के कारण जो हमारी प्रतिबिंब बन रही थी रेटिना पे वो नहीं बनेगी, या तो रेटिना के पीछे बनने लगी या फिर उससे पहले ही बनने लगी। इस प्रकार की आंखों को कहते हैं दृष्टि दोष। आगे बात करते हैं, देखिए नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम पास और दूर रखे दोनों वस्तुओं को देखने के योग्य हो जाते। ये वक्रता को कम किया तो दूर रखने के लिए हो गया, और वक्रता को बढ़ा दिया तो पास रखे हुए वस्तु के लिए इमेज बन गई। आसान है भाई, सिंपल था। यहां पे हमने नेत्र को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने देखा कि ये जो समंजन क्षमता है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से हम समायोजित कर सकते हैं अपनी आंखों के फोकस दूरी को। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हम जरा अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हम यह कब यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि अथवा दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है? कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब हम कहेंगे कि वो मेट्रोपिया या फिर मायोपिया से प्रॉब्लम में है? आरेखों का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए कि निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि दोष से संबंधित दृष्टि दोषों तथा दृष्टि दोषों का संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। मतलब पहले तो यहां पे समझाना है कि दृष्टि दोष क्या होता है, फिर हमको समझाना है कि इनके जो दोष हैं उसको हम किस प्रकार से दूर कर पाएंगे भाई। तो भाई यहां पे हमारे पास में जो नेत्र में जनरली है ना, ये दो तरीके के दोष के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो फोकस पॉइंट है वो हमारे लेंस के करीब आ जाती है, और जब दीर्घ दृष्टि दोष की बात होती है तो फोकस पॉइंट हमारे नेत्र लेंस से दूर चली जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को देखने के हिसाब से बात करें तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, दूर की नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में इसका विपरीत, दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती। अब नाम से सुनने में आता है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की तो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन उसके बेसिस पे नहीं है ये नाम। ये नाम है इसके बेसिस पे कि ये जो देखिए इसका जो फोकस पॉइंट है वो इसके इस लेंस के निकट आ गया, इस कारण से होता है। आइए चलिए एक बार हम दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन देख करके आते हैं, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे तो समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारे पास में दो नेत्र दोषों की बात चल रही है, एक निकट दृष्टि दोष की और एक दीर्घ दृष्टि दोष की। तो अगर इस प्रकार से ये हमारा हो गया नेत्र, और यहां पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर कोई किरण पास से ही आ रही है तो पास से आने वाली किरणें कुछ इस प्रकार से, ये पास से आने वाली जो किरण होगी कुछ इस प्रकार से आएगी, और ये आने वाली किरण, ये ऐसी किरण आई, यहां से आई, और ये आने वाली किरण पास से आ रही है और ये बिल्कुल जाकर के रेटिना पर फ्रेम हो गई, रेटिना पर जाकर के इमेज बना दिया। लेकिन इसी केस में अगर दूर से आ रही अब किरण, तो दूर से आ रही किरण तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है भाई। अब ये क्या हो रहा है, ये यहीं पे कट गई, ये देखिए ये रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाई। तो इसी वजह से इसमें ये होता है कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारा निकट दृष्टि दोष। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या हुआ है भाई, तो देखिए निकट कहने का मतलब सिंपली ये है कि ये हमारे नेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो निकट हो गई है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम दीर्घ दृष्टि दोष में हों, हम इसके लिए बना लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो यहां पे हम अगर समझें तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये हो गई हमारी नेत्र, और यहां पर अगर मैं दोनों ही दो डायग्राम्स इसके लिए प्लॉट कर लेता हूं। अगर यहां पर हम बात करते हैं, चूंकि ये दीर्घ दृष्टि दोष है, तो अगर किरणें यहां पास से आती हैं
तो ये पास से आने वाली किरणें क्या होती हैं कि ये चली गई रेटिना के पीछे। तो मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक अगर आप देखें तो इसकी फोकस दूरी बढ़ चुकी है, इसीलिए इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसको निकट क्यों? क्योंकि फोकस निकट। इसको दीर्घ क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूर। अच्छा, इसके बाद बारी आती है कि भाई अगर दूर से आ रही हो किरणें इस नेत्रदिल दोष में, तो ये जाकर के बिल्कुल रेटिना पर ही इमेज बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अतः यहां पे जब वस्तु नजदीक रखी हो, ये जो कॉलम है ये कहां के लिए भाई? जब वस्तु कहां रखी जाए? नजदीक रखी जाए। ये दूसरा कॉलम जो है जब वस्तु कहां रखी गई हो? दूर। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये स्टेटस किसके लिए बना रहे भाई? वस्तु के लिए। वस्तु जब नजदीक है तो निकट दृष्टि दोष में कोई समस्या नहीं, साफ सुथरी रेटिना पे इमेज बन गई। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में वस्तु नजदीक है तो उसकी इमेज जो बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, मतलब हमको स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ रहा है। साथ ही अगर दूर रखी वस्तु की बात करें और वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी प्रतिबिंब उसकी रेटिना से पहले ही बन गई, अभिनेत्र लेंस के निकट बन गई, इसी वजह से इसको निकट दृष्टि दोष कहा। साथ में अगर दूर ही रखी है वस्तु और व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो जाकर के बनेगी कंप्लीटली रेटिना पर ही। कारण क्या है? तो अगर मैं लिखूं तो यहां पर कारण इसका यह होता है कि इस लेंस की जो क्षमता है, इस लेंस की क्षमता बढ़ गई। इसकी क्षमता क्या हो गई भाई? बढ़ गई। देखिए, फोकस कम होने का तात्पर्य होता है क्षमता बढ़ जाना, क्योंकि मैं यहां पे अगर लिखता हूं तो पावर मतलब क्षमता इज इक्वल्स टू होता है 1 फोकल लेंथ, 1 में फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? कम। और अगर फोकस दूरी कम है तो पावर ज्यादा। तो मतलब यहां पे देखिए फोकस दूरी कम है ना तो इसकी पावर बढ़ गई है। जबकि यहां पे अगर हम बात करें, जब दीर्घ दृष्टि दोष की बात करते हैं तो यहां पर क्या दिख रहा है? फोकस दूरी बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो मतलब क्षमता तो कम हो जाएगी। तो मतलब इसकी जो क्षमता है इसकी क्षमता कम हो गई। किसकी भाई? ये अभिनेत्र लेंस जो यूज करे, इस अभिनेत्र लेंस की क्षमता कम हो गई, यहां पे अभिनेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई। अब एक बात समझते हैं, दिक्कत क्या आई है? तो दिक्कत आई है यहां पर कि ये पहले ही मर्ज हो गया है, तो क्यों ना मैं इसको डायवर्ज कर दूं। तो मैंने एक करेक्शन लगाया। कौन सा करेक्शन लगाऊंगा भाई? तो मैं ऐसा करेक्शन लगाऊंगा जो लाइट बीम को डायवर्ज कर दे, फैला दे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो मैंने यहां पे लगा दिया एक अवतल लेंस। इस अवतल लेंस ने क्या काम किया कि इसने इस लाइट बीम को फैला दिया। क्या हुआ? यहां से गुजरने के बाद ये लाइट बीम इधर और यहां से ये बाहर। अब ये लाइट बीम बाहर आ गई तो ये जाके कहां मिलने लग गई? रेटिना पे। अब इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? तो इतनी होनी चाहिए फोकस दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए क्या भाई? ये होना चाहिए हमारे अभिनेत्र, जो हम लेंस जो यूज करेंगे, जो स्पेक्स यूज करेंगे, जो चश्मा हम बनवाएंगे, उस चश्मे की यही होनी चाहिए क्या? फोकस दूरी। कारण इतने का ही डिफेक्ट था ना, इतना इसको फैलाना है। सिंपल, ये हो गया करेक्शन। मतलब मैंने इसमें लगा दिया क्या भाई? मैंने इसमें प्रयोग किया अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रयोग किया और हमारे करेक्शन हो गया। जबकि अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहां तो मुसीबत बदली हुई दिख रही है भाई। यहां पे इसका उल्टा काम हुआ है। क्या हो गया? ये दूर जा रहा है, मुझे क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए कौन सा लेंस यूज करे भाई? तो मैं कहूंगा उत्तल। उत्तल क्या काम है? वो कन्वर्ज कर देती है। तो एक काम करिए, यहां पर लगा देता हूं मैं उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस ने क्या किया? तो इस लाइट बीम को कन्वर्ज कर दिया। तो कन्वर्जेंट, यहां से ये लाइट बीम कन्वर्ज हो गई, ये लाइट बीम यहां से कन्वर्ज हो गई। अब कन्वर्ज होने के बाद ये लाइट बीम जाकर के फाइनली जाकर के बना लेगी इमेज अपने रेटिना पर। तो मतलब क्या हुआ? इस लेंस की फोकस दूरी कितनी रखूं? तो ये करेक्शन लेंस जो होगी उसकी फोकस दूरी ये होगी। यही तो उतना पीछे जा रहा था ना। अगर उतना इसने पहले ही कम कर दिया तो हमारी इमेज बकायदा जाकर के रेटिना पे बन जाएगी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब इसके करेक्शन के लिए हमको क्या इस्तेमाल में लाना पड़ेगा भाई? तो इसके करेक्शन के लिए हमको लेकर के आना है उत्तल लेंस। तो यहां पे अगर व्यक्ति उत्तल लेंस का स्पेक्स पहनेगा तो वो करेक्ट हो जाएगा।
अगर यहां पे अवतल लेंस पहना जाए तो वो करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष और जो हमारी निकट दृष्टि दोष है, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे कि भाई निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की नहीं दिख रही थी। और दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष में जो निकट रखी वस्तु है वो नहीं दिख रही थी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिख रही। इन शॉर्ट आपको याद रखने का एक तरीका है, जो दृष्टि दोष की बात करें, अगर दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो दूर की दिखेगी, निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट की नहीं दिखेगी। तो भाई जब निकट की नहीं दिखेगी, इसका मतलब क्या है कि दूर से आने वाली किरण पहले ही कट जाएगी, निकट ही कट जाएगी। और इसमें क्या होगा, तो निकट आने वाली किरण दूर चली जाएगी, खत्म, सिंपल है भाई। ठीक है, चलिए आते जरा हम एक बार रीड करते हैं इसके आंसर को, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो आंसर ये कहता है भाई कि निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। भाई अनंत तक चीजें होनी चाहिए थी, उसको साफ साफ दिखना चाहिए था, लेकिन अनंत पे ना होकर के क्या होता है, उसका जो फा पॉइंट है वो उसके आंखों के समीप आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बन जाती है। ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे इनफाइनाइट से जो लाइट भी मारी है वो दृष्टि पटल से सामने ही बन गई, इतनी कम रह गई, पहले ही कट गई, निकट ही कट गई। जबकि अगर उस वस्तु को पास में रख दिया जाए तो फिर वो इजीली बना रही थी कहां पे भाई, रेटिना पे। ये जनरली सामान्य स्थिति है, जब आंखों में कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये इमेज बन रही थी। लेकिन डिफेक्ट आया तो देखिए पहले ही कट गया, ये रेटिना से पहले इमेज बनने लगी। इसी का तो हम डिस्कशन कर रहे थे। आगे बढ़ता हूं मैं। कारण क्या है इसके, तो दो कारण भाई। एक तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना, या तो मैं ये कहूं कि ये जो अभिनेत्र लेंस है ये इसकी ये जो डायमीटर है ये बढ़ जाएगी। तो भाई हो सकता था कि पहले यहीं तक थी लेंस तो रेटिना पे बन रही थी, अब ये पीछे की तरफ खिंच गया तो मतलब क्या होगा भाई, वहां पर इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है, पहले ही हो जा रही है। या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दो कारण है हमारे पास, नेत्र गोलक का लंबा होना या फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है ये ज्यादा हो जाए, मतलब हमने जो डिस्कस किया कि यहाँ पे पावर क्या हो गया था भाई, पावर यहाँ पे क्षमता ज्यादा हो गया था। क्षमता ज्यादा कब होगा, जब ये जो लेंस है इसका वक्रता ऐसा हो जाए। और ये समस्या कब आएगी, जब अभिनेत्र लेंस कैसी हो जाए, ऐसी पतली हो जाए। दोनों लेंसेज में क्या दिक्कत है, यहां पे अभिनेत्र लेंस मोटा हो गया मतलब क्षमता बढ़ गया। यहां पर अभिनेत्र कैसा हो गया, पतला हो गया मतलब इसकी क्षमता कम हो गई। सिंपल, इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स में। एक जगह ये इलोंगेट हो गई हमारी, और एक जगह हमारा क्या था, अभिनेत्र लेंस जो था उसकी क्षमता बढ़ गई। अब दोष को दूर कैसे करें, तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी मतलब अवतल लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ये हमने लगाया और ये देखिए रेटिना पर जाकर के इमेज बनने लगी। भाई जितना वो पहले ही इंटरसेक्ट कर रही थी उतने को और डाइवर्ज कर दिया तो सीधे रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। सिंपल है भाई। आगे अब जरा हम बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष की बात करते हैं और इसके दोषों की चर्चा करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता, क्योंकि निकट वाली रेटिना के पीछे चली जा रही थी, वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जनरली क्या होता है, जो पास में, जैसे हमारे लिए जो हमारा निकट बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर, हम 25 सेंटीमीटर पे स्पेसिफिकली बिल्कुल क्लियर किसी चीज को देख पाते हैं। तो वो क्या होता है इसके केस में 25 सेंटीमीटर पे ना होकर के और दूर हो जाता है। तो जनरली देखा होगा ये जो प्रॉब्लम होती है जनरली 40 इयर्स के आसपास की जब एज आ जाती है तो जनरली स्पेक्स पहनते हैं लोग। उस समय पे आपने देखा होगा कि वो ऐसे स्पेक्स को थोड़ा ऊपर करके ऐसा दूर करके पढ़ते हैं। ऐसे दूर करके पढ़ने से क्या फायदा उनको, तो भाई उनका जो मिनिमम पॉइंट था 25 सेंटीमीटर जहां पर स्पेसिफिकली उसको दिख रहा था वो दूर हट गया। तो ऐसे इसको ऐसा दूर करके देखने से उनको थोड़ा बहुत क्लियरली दिख जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि 25 सेंटीमीटर से दूर पे वो रखते हैं। ठीक है, अब अगर एक देखें तो दोष रहित अगर एक नेत्र है
तो उसके लिए इस तरीके से इमेज बन रही है, बिल्कुल रेटिना पे बन रही है, कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं हम कि जब दोष आ जाएगा, तो दोष आने के साथ ही जो ये पास में रखी है बिंदु, ये क्या होगी भाई, यहां पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे बनने लगी। अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो ये हमने लगा दिया क्या भाई, यहां पे देखिए एक लग गया हमारा उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस ने क्या किया, जो पीछे जितना जा रही थी उसको पहले ही कन्वर्ज करा दिया, कन्वर्ज करा के पहले ही एकत्रित कर दिया और जाकर के बनने लगी इमेज हमारी कहां, रेटिना पर। तो मतलब इस प्रकार से इसका करेक्शन हो गया। आइए देखते हैं इसके कारण क्या भाई। तो एक तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। या तो ये कैसा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये नेत्र गोलक छोटा हो जाए। भाई पहले ये नेत्र गोलक ऐसा था तो कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुई, ये नेत्र गोलक छोटी हो गई तो ये दिक्कत आ जाएगी। या फिर ये क्या हो, ये लेंस जो हो हमारा ये पतला हो जाए, जो हमारा अभिनेत्र लेंस है पतला हो जाए, उसकी क्षमता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भाई दूर तक जाएगी इमेज क्योंकि फोकस पॉइंट बढ़ जाएगा। आगे इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी मतलब उत्तल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त कहने का मतलब क्या है भाई, तो उपयुक्त का ये मतलब, ये इतना ज्यादा था ना, इतने ही दूरी के फोकस दूरी वाले लेंस का इस्तेमाल कर लीजिए, वो करेक्शन हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी किया था, जब हमारे पास हम बात कर रहे थे निकट दृष्टि दोष में, तब हमने कहा था कि वहां पे अवतल लेंस यूज करेंगे, उसका फोकस कितना होगा, तो रेटिना से जितना पहले कट रही है उतनी दूरी का यूज कर लीजिए, उतना ही उसको फैलाएगा और वो इमेज रेटिना पे बन जाएगी। सिंपल है भाई। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ये कहता है कि नामांकित किरण आरेख का उपयोग करके किसी कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार विचलन कोण की परिभाषा भी लिखिए। मतलब सबसे पहले तो हमको प्रिज्म एक्सप्लेन करना है और प्रिज्म एक्सप्लेन करने के बाद हमको कहना है कि इसमें जो विचलन कोण बनता है उसकी क्या परिभाषा है। तो चलिए एक बार हम प्रिज्म को समझते हैं, फिर इसके बाद आंसर को देखेंगे। तो भाई प्रिज्म ये एक त्रिभुजाकार कांच का स्लैब है बेसिकली, जैसा कि ग्लास स्लैब हम ऐसा देखा करते थे, इसी तरीके से एक ऐसा स्लैब है भाई। तो ये हमारा एक त्रिभुजाकार स्लैब है। अब त्रिभुजाकार स्लैब होने के कारण क्या होता है कि यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे आकर के आपतित होती है, इसके किसी भी एक फलक पे, ये सब अगर हम बात करें ये वाली फलक हो या ये फलक हो, मतलब ए बी फलक हो या फिर ए सी फलक हो, ये दोनों ही फलक अपवर्तन फलक कहलाते हैं। दोनों में से किसी पर भी आपतित हो सकती है। यहां पर BC जो है ये बेस है और ये जो कोण ए जो बना है इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। इसका नाम है भाई प्रिज्म कोण। ये प्रिज्म कोण ही डिसाइड करता है बेसिकली कि ये दोनों जो फलक हैं जैसे AB और AC ये कितने ज्यादा ऐसे खुले होंगे, कितने बंद होंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है इसके अंदर जो अपवर्तित होती है लाइट बीम वो कैसे। आइए देखते हैं। एक ये लाइट बीम यहां से जाके आपतित हुई हमारे AB फलक पे। AB फलक पे जैसे ही आपतित होगी यहां ड्रॉ होगा एक नॉर्मल, ये हो गया भैया एक नॉर्मल। अब ये लाइट बीम क्या होगी भाई, तो ये जो मीडियम था ये रेयर था और ये डेंसर। आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो बाहर साइड में एयर थी और ये थी ग्लास। ग्लास है मतलब ठोस है, ठोस है मतलब सघन होगा, और एयर मतलब वायु, वायु गैस है, गैस है मतलब वो क्या होगा भाई, विरल होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या हो गई, ये झुक गई अभिलंब की ओर। अब पहुंच गई कहां, बाहर वाले फलक पे। कौन सी भाई, AC फलक पे। तो AC फलक पे जब आपतित हुई तो यहां पर भी तो नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब क्या कहता है नियम भाई, तो अब कहता है कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो भैया इसको एक काम करिए, इस किरण को अभिलंब से दूर हटा दीजिए, ये हट गई दूर। तो इस संबंध में अगर हम एक काम करें कि इस आपतित किरण को अगर मैंने आगे की तरफ बढ़ाया और यहां से जो अपवर्तित किरण है इसको मैंने पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो इन दोनों की वजह से एक कोण मिलता है, एक झुकाव मिलता है। इसी झुकाव को हम कहते हैं विचलन कोण। ये जो D दिख रहा है इसी D को हम कहते हैं यहां पर विचलन कोण। विचलन से तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपतित किरण को कायदे से तो इधर चले जाना चाहिए, लेकिन ये चली इधर गई है, इसीलिए उसको कहते हैं कि भाई जाना इधर था
और जहां आप इधर रहे हैं तो कितना विचलित हो गया, तो बोले ये डी विचलित हो गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, विचलन कोण। प्रिज्म से क्या बेनिफिट हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा भाई, क्यों नहीं हमारे ऐसा रेक्टेंगुलर स्लैब से हो रहा था। तो ये रेक्टेंगुलर स्लैब और इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस बात की है, इस प्रिज्म एंगल की। ये चौकोर था, आप एक यहां पे एक ऐसी फलक जो क्षैतिज थी बिल्कुल, उस पे एक लाइट बीम आके इंसिडेंट हो रही थी, नियम वही काम कर रहे हैं, ये ऐसा आ गई और फिर यहां से ये दूर चली गई, किंतु यहां पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण इन दोनों को देखें तो ये हमेशा पैरेलल रहेंगी, लेकिन जैसे हमने प्रिज्म इस्तेमाल किया यहां पर आपतित और ये रही अपवर्तित, इन दोनों के बीच में एक झुकाव मिला, दैट इज डी। ये पैरेलल है, वो झुकाव मिला, वो झुकाव का कारण कौन है, ये प्रिज्म एंगल ए। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल समांतर सतह हैं। यहां पर आप देखिए ए बी और ए सी ये समांतर सतह नहीं है, तो जब समांतर सतह नहीं होगी तो मुझे विचलन कोण मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए एक बार देखते हैं हम जरा इन सभी को। तो इस केस में ये जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा आपतन कोण, तो ये आई आपतन कोण, यहां पर आर अपवर्तन कोण, फिर ये प्रकाश की किरण इधर जाती है तो यहां पर भी हम लिखते हैं, इसको भी हम कहते हैं आपतन ही, वैसे तो ये निर्गत है, ये जो किरण आती है ये आपतित किरण है और ये आर एस जो जा रही है निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण जो यहां पर बनाता है कोण, उसको ई से डिनोट करते हैं और यहां पे आई से। अगर ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, ए का मान अगर 60 डिग्री है तो यहां पर जो आई होता है वो ई के बराबर होता है, ये जो आई है ये ई के हमेशा बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर इसको मैं R1 नाम कर लेता हूं और इसको R2 लिख दूं तो यहां पर R1 भी बराबर होता है R2 के। इसके पीछे एक केस है कि जब विचलन कोण न्यूनतम हो, न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन में ये I जो होता है वो E के बराबर और R1 बराबर हो जाता है R2 के। ठीक है, आइए जरा हम एक बार देखते हैं, फिर इसके बाद न्यूनतम विचलन की बात करते हैं। तो यहां पर दिख रहा है भाई कि इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलक मतलब ए बी और एसी के बीच का जो कोण है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। यहां पर पी आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण, पीई जो है ये वाली ये आपतित किरण है और ये आर एस जो चल रहा है ना, या फिर यहां पर ई एफ की बात करें तो ई एफ इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, और एफ एस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा निर्गत किरण। ये हमारी आपतित, अपवर्तित और ये निर्गत, निर्गत हो तो बाहर चली गई, एफ एस निर्गत किरण। कोण ए बी सी ये तीनों क्या है भाई, प्रिज्म कोण। ये ए है, यहां बी है और यहां सी। चूंकि अगर ये 60-60 का हो, समबाहु त्रिभुज होगी तो सभी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी जो है विचलन कोण है, ये जो यहां पर दिख रहा है ये डी जो है विचलन कोण। ये कोण कैसे बना, तो आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाए और निर्गत किरण को पीछे की तरफ ले आए, दोनों के प्रोजेक्शन से जो मुझे एंगल मिला दैट इज कॉल्ड डी। आई जैसे कि हमको ज्ञात है कि आपतन कोण होता है। आई क्या होता है भाई, आपतन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं हम आपतन कोण। इसी प्रकार आर अपवर्तन कोण है। आर कहां है भाई, ये रहा आर। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आर। और निर्गत किरण मतलब भाई ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है भाई, निर्गत कोण। ठीक, मतलब इनके सभी के नेमिंग्स हमने देख लिए कि ये प्रिज्म जो कहा था कि एक नामांकित किरण आरेख बनाइए और त्रिभुजाकार प्रिज्म में स्पष्ट कीजिए कि किस तरीके से लाइट बीम जाएगी, हमने कर दी स्पष्ट। अब बात करते हैं जरा हम इसमें कि यहाँ पी आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण तथा एफ एस निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई। जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही चीज लिखी हुई है भाई। दूसरे पृष्ठ एसी पर प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है, यहां से गई और ये देखिए अभिलंब से दूर भाग गई। ठीक, प्रिज्म भी कांच के घनाकार स्लैब की तरह अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है। जो मैंने अभी बनाया था कि अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है, जैसे ये करा वैसे ही करो था। लेकिन फिर भी जब आयताकार स्लैब में हमने बात करी तो हमने कहा कि ये जो लाइट बीम आती है ये ऐसा बेंड होकर के यहां से निकल गई और ये इसके पैरेलल ही चली जाती है। कारण क्या होता था कि ये दोनों समांतर सतह थी और यहां पर दोनों सतहों के बीच में, दोनों अपवर्तन सतहों के बीच में एक कोण है, इस कारण से यहां विचलन मिल रहा है और यहां पे समांतर चली जा रही है।
अदरवाइज सारे नियमों को फॉलो करिए। देखिए ये रेयर से डेंसर में गई तो जाना इधर था लेकिन चली गई इधर, मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गई, और जब बाहर गई तो अभिलंब से दूर हो गई, मतलब सभी नियमों को तो फॉलो कर ही रहा। अब विचलन कोण की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गमन करती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में बना कोण विचलन कोण कहलाता है। कौन कौन सा भाई? तो यहां पर जो ये आपतित किरण है और ये जो विचलन किरण है, इन दोनों के बीच में जो बना कोण है इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। यहां पर एक छोटी सी बात को समझेंगे कि जैसे जैसे मैं अगर आई को बढ़ाता हूं, मतलब इस आपतन कोण के मान को अगर बढ़ाऊंगा तो इस विचलन कोण का भी मान बढ़ने लगता है। सुनेंगे ध्यान से, आपतन कोण के मान को बढ़ाता हूं तो आप ये जो विचलन कोण है इसके मान में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान, मतलब ये विचलन कोण का मान बेसिकली कम होने लगता है। आपतन कोण का मान बढ़ेगा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद आपतन कोण का मान बढ़ेगा और ये जो विचलन कोण है इसका मान कम होने लगेगा। इसी कंडीशन में इस आपतन कोण को कहते हैं हम भाई कि इसके द्वारा ये न्यूनतम विचलन कराया गया है, मिनिमम डेविएशन का कोण कहते हैं इसको। ठीक, चलिए तो इसका भी आंसर हमको मिल गया भाई। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने का स्पष्टीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं? दोपहर के समय यह लाल क्यों प्रतीत होता है, सॉरी लाल क्यों प्रतीत नहीं होता है? देखिए सुबह और शाम के समय तो हमको पता है ये लाल प्रतीत होता है, लेकिन दोपहर के समय में लाल नहीं प्रतीत होता। इसका क्या कारण है? तो देखिए भाई, एक सिंपल सॉर्टेड सी बात है, किसी भी रंग के प्रतीत होने के पीछे जो कारण है वो है वायुमंडल में उपलब्ध कणों द्वारा प्रकीर्णन। मतलब ये कणों के ऊपर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो कण उस सभी रंगों को अपने आसपास के क्षेत्र में फैला देते हैं। अब फैलाने के कारण अगर उन कणों द्वारा लाल रंग के जो प्रकाश है उसको ज्यादा प्रकीर्णित किया जाएगा तो लाल रंग का दिखेगा, अगर वहां पे प्रकीर्णन नीले रंग का हो तो नीला दिखेगा, अगर प्रकीर्णन कम होने लगे, न्यूनतम प्रकीर्णन होने लगे तो श्वेत दिखेगा। तो यहां जो कंडीशन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जब सूर्य हमारे पास दिख रहा होता है तब वह काफी दूर होता है, मतलब वायुमंडल के एक मोटी परत से इन किरणों को चल करके हमारे पास आना होता है। जब वायुमंडल के मोटी परतों से चल करके प्रकाश किरण आती है तो वायुमंडल द्वारा लाल रंग के जो कण होते हैं या लाल रंग के जो प्रकाश होती है उनको वायुमंडल के कणों द्वारा ज्यादा प्रकीर्णित कर दिया जाता है, इसलिए सुबह और शाम को लाल दिखते हैं, जबकि दोपहर के समय में लाल नहीं दिख के श्वेत दिखते हैं। क्योंकि दोपहर के समय में जब सन ऊपर होता है, बिल्कुल ये सूरज जब जस्ट ऊपर है तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होती है ये कम होती है। डिस्टेंस कम है मतलब इस रोशनी को कम परतों से गुजरना होता है, बहुत मोटी परत नहीं होती है, कम मोटाई की ये परतें हो जाती हैं जब दोपहर के समय होता है। कम मोटाई की परत हो गई तो यहां पे जो प्रकीर्णन है वो कम हो गया, और प्रकीर्णन कम हो गया तो श्वेत दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब ये क्षितिज के निकट है, मतलब जब ये सामने की तरफ है सुबह और शाम की तरफ, तो यहां से चल करके जो आ रहा है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होता है, और यहां से चल करके आ रहा है ये कम डिस्टेंस ट्रैवल होता है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, सो बात। और ज्यादा कब डिस्टेंस ट्रैवल होगी? सुबह और शाम को। और दोपहर में जब ऊपर आ जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी, पतली परत मतलब प्रकीर्णन कम मतलब श्वेत। सिंपल, ठीक है। चलिए एक बार हम जरा रीड करते हैं और देखते हैं लाल क्यों नहीं प्रतीत होती। ये समझ में आ गया भाई कि दोपहर के समय में प्रकीर्णन कम होता है। आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपेक्षाकृत कम दूरी चलना पड़ता है, इसलिए दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। ये तो बात करें, दोपहर के समय क्या हो रहा है भाई, उसके बीच की जो वायुमंडल है उसकी परत कम है, बहुत कम दूरी चल करके आना है, इसलिए उसको कैसा प्रतीत होता है भाई? प्रकीर्णन कम होता है, श्वेत प्रतीत होता है। क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत कम भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है, परंतु इस समय क्या होता है भाई, नीले और बैंगनी रंग का बहुत छोटा सा भाग प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण हमको आसमान जो है वो नीला दिखलाई पड़ता है, ठीक है। और सूर्य श्वेत क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन कम हो रहा है ना, कम प्रकीर्णन हो गया तो श्वेत दिखलाई पड़ेगा।
परंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, क्योंकि क्षितिज के समीप नीले एवं कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की मोटी परत से होकर हमारी नेत्रों तक पहुंचता है। सुबह और शाम सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की मोटी परतों से होकर के गुजर रहा है, मतलब क्या होगा भाई, तो उस समय हो जाता है हमें कि वहां पे बहुत ज्यादा ही लाल रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। इस कारण से सुबह और शाम को हमको सूर्य का जो रंग है वो लाल प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय में हमको श्वेत प्रतीत होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। और यहां पे कहना है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना उपयुक्त किरण आरेख खींच करके स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कांच के प्रिज्म से, जैसे कि अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था जहां पे हमने कांच के प्रिज्म के बारे में पूरी चर्चा की। अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके द्वारा जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है। मतलब वर्ण विक्षेपण से तात्पर्य यह है कि अलग अलग रंगों में क्यों बट जाती है। तो देखिए, यहां से अगर प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश एंटर हो तो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। साथ ही प्रकाश के अंदर, चूंकि अगर हम श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो इसके 7 अवयवी रंग हैं। ये 7 रंग के जो स्पेक्ट्रम जो दिख रहे हैं, इन 7 रंग से मिलकर के बनता है हमारा श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश जब इन 7 रंगों से मिलकर के बनता है, अगर कहीं पर ये 7 रंगों की प्रकाश की चाल सेम होगी तो हमें वो प्रकाश श्वेत दिखलाई पड़ता है। जबकि किसी दूसरे माध्यम से ट्रैवल कराएं और वह ऐसा माध्यम हो जहां पर सभी प्रकाश अलग अलग गति से चले, तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर सभी प्रकाशों का जो गमन करने का तरीका होगा वो अलग होगा और हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इसमें अलग अलग रंग अवेलेबल थे। जैसे कि श्वेत प्रकाश को जैसे हमने प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म में जब ये प्रकाश किरणें चलेंगी तो लाल रंग अलग वेग से चलेगा, ऑरेंज अलग चलेगा, जो ग्रीन होगा अलग होगा, येलो अलग होगा, ब्लू अलग होगा, बैंगनी अलग होगा। मतलब ये सभी रंग अपने अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे, जिसके कारण हमको एक द फाइनल एंड जब ये निर्गत होती है तो यहां पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम मतलब यही 7 अवयवी रंग, 7 अवयवी जो कलर्स हैं वो हमको इजीली यहां पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो कांच का जो प्रिज्म होता है वो 7 रंग, जिसको इंद्रधनुष के रंग भी कहते हैं, उनको स्प्लिट अप कर सकता है। मुख्य कारण क्या था भाई, तो मुख्य कारण था अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक, देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्ण क्रमों में विभाजित हो जाता है। वर्ण क्रम मतलब कलर चेंजेस, कलर पैटर्न। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो पूरे ये कलर्स मिल रहे हैं, इस पूरे बैंड को, बैंड मतलब भाई एक पूरी स्ट्रिप जो मिल रही है, इन सभी को ही हम क्या कह लेते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका जो क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार है, नीचे से ऊपर की तरफ VIBGYOR। V मतलब है भाई वायोलेट, I मतलब है हमारा इंडिगो, B का तात्पर्य है ब्लू से, ये है हमारा ग्रीन, Y मतलब येलो, और Y जो है ये है येलो, O जो है ये है ऑरेंज, और ये है हमारा रेड। मतलब ये 7 रंग जनरली हम हिंदी में याद रखते हैं, बैनी आ पिनाला। बै मतलब बैंगनी, ठीक है, फिर जामुनी, फिर नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और लाल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से याद रखते हैं, बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला, मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। या फिर इंग्लिश कॉमन वर्ड से याद रख सकते हैं विबग्योर, VIBGYOR।
VIBGYOR, इसको विबग्योर से भी याद रख सकते हैं। ये सभी रंग इसी ऑर्डर में हमेशा प्राप्त होते हैं। सबसे नीचे जो होता है बैंगनी होगा और सबसे ऊपर जो होगा वो हमेशा ही लाल होता है। ठीक है, क्योंकि बैंगनी रंग ज्यादा अपवर्तित होती है और लाल रंग कम अपवर्तित होता है। लाल रंग के प्रकाश किरणों के कम अपवर्तन के कारण ही यह ऊपर पाया जाता है और बैंगनी रंग के प्रकाश किरणें ज्यादा अपवर्तन के कारण ही नीचे प्राप्त होती हैं। क्रमशः बैंगनी से जो कम अपवर्तित होने वाली किरण है वो है इंडिगो, जामुनी। इसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो भाई इससे कम अपवर्तित होने वाली है वो है ब्लू, नीला। उसके ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो ग्रीन है, इसके ऊपर येलो है, ऑरेंज है और रेड। इन सभी का जो प्रमुख कारण है वो है इनके तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब भाई, तो हमने देखा हुआ है जो प्रकाश किरण जो चलती हैं वो इस प्रकार चलती है और इन प्रकाश किरणों के बीच में दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इन तरंग दैर्ध्यों की जो दूरी है इसी के ऊपर यह पूरी निर्भरता है। तो मतलब अलग अलग प्रकाश के जो अलग अलग चाल हैं वो स्पेसिफिकली इसके कारण होता है। जैसे एक प्रकाश ऐसी चल रही है, दूसरी प्रकाश ऐसी चल रही है, तो ये जो ब्लैक कलर से जिस प्रकाश को मैंने ड्रॉ किया इसके तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक इसका देखिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। रेड वाले में जो दिख रहे थे, जो रेड कलर से बनी, उसकी तरंग दैर्ध्य आपको देखने को मिल रही है कम है। तो मतलब समझ में आता है कि यहां पे जो भी तरंग दैर्ध्य हमको देखने को मिल रहा है उस तरंग दैर्ध्य के कारण ही प्रकाश की चाल अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग माध्यम में अलग अलग है भाई। मतलब प्रकाश की चाल अलग हुई तो कोई कम विक्षेपित हो रहा है और कोई ज्यादा विक्षेपित हो रहा है। इसी विक्षेपण को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। मतलब प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को ही विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में बंट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपल है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात करते हैं हमारे 30th क्वेश्चन की, और ये आई थिंक हमारे इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इस चैप्टर की सबसे आखिरी क्वेश्चन है भाई, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। और ये वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही आधारित क्वेश्चन है कि तारे जो है वो टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो चलिए सबसे पहले तो हम वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से सीधा तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लेयर्स में गैसेस अवेलेबल है। लेयर से क्या तात्पर्य भाई, तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं हम पाते हैं कि ऊपर की तरफ हल्की गैसें हैं। हल्का होने का कारण क्या है भाई, तो वो गैसें गर्म है। गर्म गैसें जब मिलेंगी ऊपर की तरफ तो वो दूर होती जाएंगी, उनका घनत्व कम होता जाएगा, वो विरल होती जाएंगी। मतलब ऐसा कुछ कहूं, पृथ्वी की सतह से जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो इधर सतह जो होगी वो विरल हो जाएगी, और जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूं वो सतह कैसी हो जाएगी भाई, सघन हो जाएगी। सघन होने के कारण इनका जो घनत्व है वो ज्यादा है, इसके कारण ये भारी है, ये नीचे की तरफ होंगी। तो मतलब ये ठंडी होंगी कंपैरेटिवली, विरल वाली गर्म होंगी। ऐसा आप समझ के याद रख सकते हैं। अब ये परतें क्या है, ऐसा तो है नहीं कि एक लेयर ये बनाई और एक लेयर ऐसी होगी, बिल्कुल नहीं। क्रमशः ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे इनका विरलन होता जाएगा, और उसी तरीके से क्रमशः नीचे की तरफ आते जाएंगे तो इनका जो घनत्व बढ़ता जाएगा वो सघन होता जाएगा। चूंकि एक लेयर को हमने बांट करके रखा है अलग अलग मंडल, मतलब आयन मंडल, विक्षोभ मंडल, समताप मंडल। इसी प्रकार से आप ये समझेंगे कि यहां पे ये जो मंडल हमने बांटा हुआ है वहां पर गैसें जो है उनका टेम्परेचर अलग है। मतलब वो सभी क्रमिक रूप से अपवर्तन करा रही। ऐसा तो नहीं होगा ना ये वाली जो लेयर है ये बिल्कुल गर्म है और ये ऊपर वाली लेयर बिल्कुल ठंडी होगी ना भाई। धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो धीरे 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 टेम्परेचर कम होगा। मतलब हर एक लेयर पे, हर एक जगह पे हमारा जो प्रकाश किरण सूर्य से चल करके आ रहा है हमारी पृथ्वी तक, उसको अपवर्तनांक झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रमिक रूप से विरलन से सघन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विरल से सघन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता है
कि जो कोई भी प्रकाश किरण आती है वो अभिलंब की ओर मुड़ने लगती है। ये किरण आई, यहां से आने के बाद क्या होगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, फिर यहां पे आएगी, फिर से अभिलंब की ओर मुड़ गई, फिर से आएगी, फिर से अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब यहां पे जो व्यक्ति है उसको क्या दिखेगा भाई, तो उसको दिखेगा कि ये लाइट बीम यहां से आ रही है, जबकि एक्चुअल में क्या था भाई, स्टार यहां था, उसको प्रतीत यहां से हो रहा है। लेकिन अगले ही क्षण पता चलता है अलग एंगल पे विरलन हुआ, अलग एंगल पे यहां पे जो विचलन हुआ, और ये मुझे देखने को मिल गया इसका अपवर्तनांक यहां पे स्टार, मतलब सेम स्टार है, कभी यहां देखने को मिल रहा है। आइए जरा यहां पर देखते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइट बीम आ रही है, कभी ये वाली जो स्थिति जो आपको दिख रही है, ऐसा ये अपवर्तित होकर के यहां पृथ्वी पर पहुंच रही है, और सम टाइम्स क्या हो रहा है भाई, तो ये चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी इधर। तो देखिए जब यहां से किरण आएगी तो हमको यहां दिखाई देगा, और जब यहां से किरण आएगी तो मुझे यहां दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में स्टार कहां है, यहां पर है, लेकिन एक बार मुझे यहां दिखाई पड़ रहा और एक बार यहां दिखाई पड़ा, दोनों में छोटा सा डिफरेंस भी आ रहा है। ये छोटे से डिफरेंस क्या है, तो फाइनल जो डेविएशन हुआ, फाइनली जो ये यहां पर मुझे अपवर्तन देखने को मिल रहा है, वो फाइनल अपवर्तन के कारण ही मुझे वो लाइट बीम सीधी आती हुई दिखाई पड़ेगी। मैं एक शॉट बनाता हूं कि जैसे अगर एक लाइट बीम यहां से आ रही है और ये अपवर्तित हो गई, तो व्यूअर को थोड़ी ऐसा दिख पाता है, व्यूअर को क्या दिखेगा, व्यूअर को दिखेगा ये ऐसी लाइट बीम सीधी आ रही है, ये जो लाइट बीम आ रही है ये कैसी दिखने वाली है, इसको ऐसी सीधी दिखने वाली, जबकि ये सोर्स यहां पर है, लेकिन उसको ऐसा दिखेगा क्योंकि उसको बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का सीधा मतलब हुआ कि वायुमंडल में अलग अलग गैसों के लेयर्स अवेलेबल है, जिनका तापमान अलग अलग है, मतलब उसका घनत्व अलग है, और जो प्रकाश किरण सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आएगी, या फिर जब हम बात कर रहे हैं चांद वाली बात कर लेते हैं, हम चांद की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर ले भाई किसी तारे की बात कर ले, मतलब हम बात कर रहे हैं रात के समय जब ये किरणें चल करके आती हैं हमारी पृथ्वी तक, तो इन किरणों द्वारा जब चल के आया जाता है तो वायुमंडल के हर एक लेयर द्वारा इसको अपवर्तित किया जाता है, क्रमिक रूप से अपवर्तित किया जा रहा है। इसी अपवर्तन के फलस्वरूप इस तारे की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखलाई पड़ती है, वो शिफ्ट होती रहती है, ब्लिंक होती रहती है। इसी कारण से जो तारे हैं ये टिमटिमा रहे होते हैं, और ग्रह नहीं टिमटिमाता क्योंकि ग्रह बहुत करीब है, वो इतना ज्यादा दूर नहीं है, वो एक विस्तृत स्रोत नहीं है, इस कारण से ग्रह नहीं टिमटिमाता है, तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते। आइए एक बार जरा आंसर की बात कर लें, तो हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम वायुमंडलीय अपवर्तन जिसके डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे वायुमंडल में वायु की समानता दो परतें हैं, एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की। अभी यही बात किया कि गर्म वायु की परत और एक ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम बनाती हैं। जब गर्म वायु हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है, और ठंडी वायु जो थोड़ी भारी होती है वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती है, नीचे रहती है, जिसका घनत्व जाता होता है वो नीचे रहती है, भाई सघन है नीचे। ठंडी वायु सघन माध्यम का कार्य करती है और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण से वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे भाई कि जो हमने यहां पे बात करी है कि दो परतें अवेलेबल हैं, एक ठंडी और एक गर्म। तो भाई वो ठंडे और गर्म इस तरीके से नहीं समझेंगे, उसको ऐसा समझकर चलेंगे क्रमिक रूप से ये लेयर हर जगह अवेलेबल होती जा रही है। कंपैरेटिवली ये ठंडी तो इसके नीचे वाली और ठंडी, ये ठंडी तो इसके नीचे और ठंडी, तो इस नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में गर्म है, ये ठंडा हो गया। उसके नीचे बढ़ेंगे तो ये अब गर्म होगा, इससे ज्यादा ये ठंडा हो गया। इस प्रकार से वो लिखा गया है। तो मतलब क्या समझ में आता है कि क्रमिक रूप से ये नीचे की तरफ ठंडी और ऊपर गर्म मिलती जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, माध्यम दो जब होंगे तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है प्रकाश की किरण और उसका घनत्व तो बदल जाता है, तो वहां पे हो जाता है अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण ये लिखी गई है कि मतलब एक जगह कैसा होना चाहिए भाई, एक जगह होगा गर्म वायु की परत और एक जगह होगी ठंडी वायु की परत। अब आगे थोड़ा बात कर लें, तो तारे क्यों टिमटिमाएंगे भाई, तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत करीब है। ग्रह जो हैं ये क्या है भाई, पृथ्वी के बहुत ही करीब हो गए, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत के रूप में जाना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकार के स्रोतों के संग्रह मान लें, तो भी सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन औसत मान्य शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निरस्त हो जाता है। इसके टिमटिमाहट के लिए अगर आप देखें
तो यहां से जो लाइट बीम आ रही है बहुत दूर से आ रही है, उसके आने के कारण ये जो मुझे वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहां से यहां तक का, ये बहुत डिस्टेंस से आने के कारण मिल रहा है। अगर ये बहुत ही पास में रहे तो ये वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, वो यही दिखता है, या तो यहां से दिखेगा या फिर यहां से दिखेगा। ये देखिए, ये तीन लाइनें जो मैं ड्रॉ किया है, इन तीनों लाइनों की वजह से वो दिख पाता है। लेकिन अगर आप देखें तो ग्रह चूंकि पास है, इतना बड़ा देखना है मुझे, यहां से आए यहां से आए यहां से आए, तो ये आपको पोजीशन हिली हुई नहीं दिखेगी, ब्लिंक करती हुई नहीं दिखेगी। किंतु अगर साफ सुथरा एक यहां से दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यहां से दिख रहा है, तो ये तो ब्लिंकिंग दिखेगा। ठीक है, एक बड़े से ऑब्जेक्ट में से कभी यहां से लाइट बीम आ जाए, कभी यहां से आए, कभी यहां से आए, तो ये आपको ब्लिंकिंग नहीं समझ में आएगा। जबकि दूर से आए तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है कि ये यहां चला गया, अभी यहां आ गया। अब ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं पा रहा है ना। अब इस ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कभी इस जगह से रिफ्लेक्शन मिल रहा है, कभी इस जगह से रिफ्लेक्शन, लेकिन जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है तो ब्लिंकिंग दिखेगी, ट्विंकलिंग दिखेगी, और जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं हो रहा है तो वहां पे ट्विंकलिंग नहीं दिखेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पे जो औसत मान्य होता है वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण टिमटिमाने का जो प्रभाव है वो निरस्त हो गया। ठीक है, आई होप कि ये आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये पूरे समझ में आए भाई। आपको सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर के अंदर वो सब कुछ हमने समझा और सब कुछ अब हो चुका है क्लियर, समझ चुके हैं भाई। तो बाकी के कोर्स कंटेंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कवर अप कराने वाले हैं पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।